नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम समझेंगे कि बिहार में इतने ज़्यादा बाहुबली राजनीति में क्यों हैं, बाकी देश में इनकी संख्या कम क्यों है और उत्तर प्रदेश क्यों धीरे धीरे बिहार होने की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे इसलिए कहेंगे कि काफ़ी तादाद में पहले भी बाहुबली उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सोशल स्ट्रक्चर और बिहार का सोशल स्ट्रक्चर दोनों में काफ़ी अंतर है। तो हम क्या समझेंगे, आज हम ये समझेंगे कि ये इतने सारे बाहुबली क्यों हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि ये इतने जो तमाम हिंसा वहाँ के चुनाव में दूसरी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी वगैरह वगैरह, उनकी भूमिका क्या है, नैतिकता की राजनीति करने वालों की स्थिति क्या है, और पूरा एक घटनाक्रम अच्छी तरह से समझेंगे। शुरू करेंगे मोकामा की घटना से। मामला है 30 अक्टूबर 3:30 बजे का। दो राजनीतिक दलों के काफिले सामने आमने आते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार यानी मोदी जी, भाई नीतीश की पार्टी तो मोदी जी के चेहरे पे ही लड़ रही है ना। उनकी पार्टी का काफिला है जिसमें एक बाहुबली, जिनके ऊपर करीब 30 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस हैं, 7-8 मर्डर के उनके ऊपर चार्जेस हैं, वो व्यक्ति नीतीश कुमार की पार्टी से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के तौर पे एक जुलूस निकाल रहे हैं। और ये व्यक्ति अनंत सिंह अभी जेल से छूट के आए हैं। इनको जेल से चुनाव लड़ने के लिए बाहर लाया गया है। सैकड़ों के करीब इस तरह के क्रिमिनल इस बार जेल से बाहर आए हैं ताकि मोदी जी के हाथ मजबूत कर सकें। अब ये मत कहिएगा कि नहीं मोदी जी का क्या है, सब कुछ मोदी जी का है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम आंकड़ों में जाएंगे तो सिचुएशन दूसरी आएगी। और उससे भी बड़ी बात हम ये एनालिसिस करेंगे कि बिहार में इतने ज़्यादा बाहुबली क्यों हैं। तो ये जा रहा है अनंत सिंह का काफिला, सामने से एक और बाहुबली दुलार चंद यादव, कौन सी पार्टी के, जन स्वराज। देखिए, वो व्यक्ति जो पहले वाला था वो सुशासन वाला था, और ये दूसरा था, ये जन स्वराज पार्टी का था। जन स्वराज वाला जो है काफिला सामने से आ रहा है, कह रहा है हम नहीं हटेंगे। अनंत सिंह गाड़ी से उतर के आए और दुलार चंद यादव को गला पकड़ के घसीट के बाहर निकाला और धाड़ से उनको गोली मारी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, FIR में लिखा है। गोली मारी, उसके बाद में इनके सारे समर्थक इकट्ठे हो गए और उन्होंने दे दनादन लाते घूसे करके दुलार चंद को खूब ठोका पीटा। जन स्वराज के वर्कर उनको छोड़ के भाग गए। अनंत सिंह के साथ बाहुबली थे, वो टिके रहे और कूटा पीटा। उसके बाद में उनके ऊपर 3-4 बार थार चढ़ाई और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। इस हत्या के कारण पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बाद में पता चला कि वहां के जो प्रशासन के अधिकारी थे वही पिलपिले थे, उनके कारण ही इतनी हिम्मत हुई। छोटे सरकार कहते हैं इस इलाके में उसको, अनंत सिंह को, और उनको फिर तबादला किया गया। अब लोग यहां पर चिराग पासवान, देखा नीतीश कुमार किसी को नहीं छोड़ते। अरे भैया, चुनाव आयोग चला रहा है इस वक्त बिहार को, और सवाल चुनाव आयोग पे भी बनता है कि इतना बड़ा कांड होने के बाद बिहार में हथियार जब्त किए जा रहे हैं। अभी तक हथियार क्यों जब्त नहीं किए गए? क्योंकि सालों से तो सबको पता है कि बिहार में हथियारों का इस्तेमाल होता है और चुनाव में हिंसा होती है, इसलिए हथियार जब्त करना जरूरी है। अब वैध अवैध हथियार जब्त किए जा रहे हैं जब दूसरे टीएम को क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए लाया गया है, लेकिन चुनाव तो खोटा हो गया ना। अनंत सिंह कौन है, क्या है, इस पे हम जाएंगे। उससे पहले समझें कि जो FIR कहती है वो कहती है कि राजवीर सिंह और करमवीर सिंह ने उन्हें जबरन गाड़ी से बाहर निकाला। अनंत सिंह ने अपने कमर से पिस्टल निकाल के उनको गोली मारी। जब वे जमीन पे गिरे तो छोटन सिंह और संजय सिंह ने लोहे की रॉड से उनके पैर, पीठ और सिर पर हमला किया और थार से उनको 3 बार कुचला गया। ये FIR में लिखी हुई स्टोरी है, और FIR लिखी गई है CCTV के आधार पर। यानी किसी भी तरह से किसी को लगता हो कि उसके नेता को बदनाम करने की साजिश है, व्हाट्सएप ग्रुप में सोचता हो, तो उसके लिए जानकारी है। बहरहाल, कुल 64 साल की उम्र में अनंत सिंह छोटे सरकार बन गए थे। 50 से अधिक केस हैं उनके ऊपर, हत्या, अपहरण और यहां तक कि बलात्कार के आरोप भी हैं। इनके घर से 2019 में AK-47 मिली थी और ग्रेनेड मिले थे। 2022 में 10 साल की सजा हुई।
2024 में पटना हाईकोर्ट से बरी हो गए। क्यों बरी हो गए? हम सब जानते हैं, जब सरकार जिसके साथ हो, जो सरकार की पार्टी के साथ हो, तो गवाह के क्या मजाल। हमारे पास एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, अटल बिहारी वाजपेयी के गृह राज्य मंत्री होते थे, उनके ऊपर बलात्कार का केस था। वैसे तो स्वामी हैं, साधु हैं, और उनके ऊपर केस था, और जो लड़की थी जिसने आरोप लगाया था, उसको लगातार ये कोशिश की जाती रही कि वो बयान बदल दे, कुछ कर दे तो ये बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश में सरकार बदली, उस लड़की का बयान बदला। ये सब रिकॉर्ड पे है। खैर, तो इस तरह से यहाँ का मामला है, और चुनाव आयोग ने जो एसडीओ वगैरह को हटा दिया वगैरह वगैरह, एक खबर आपने पढ़ ली होगी। अनंत सिंह का रिकॉर्ड 7 मर्डर, 11 हत्या के प्रयास के मामले यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, और 4 अपहरण के मामले हैं। बाकी दूसरी जगहों पर एनडीटीवी वगैरह कह रहे हैं 28 मामले हैं। 52 मामले पटना हाईकोर्ट के दस्तावेज बताते हैं, और माई नेता कह रहा है कि 11 मामले इनके ऊपर हैं। दूसरी जो सामने वाली पार्टी थी दुलार चंद, उसके ऊपर 3 हत्या के मामले हैं। वो छोटा बड़ा है, लेकिन उसकी उम्र काफी ज्यादा थी, 75 साल के ऊपर थी। 2 हत्या के प्रयास हैं, 4 आर्म्स एक्ट के मामले हैं, 1 अपहरण का मामला है। यानी कुल मिलाकर धोखाधड़ी, जबरन वसूली, हत्या, ये वो ठेके वेके, सब में ये लोग बाहुबली काम किया करते थे। और खबर ये है कि वो गैंगस्टर के तौर पे नामित थे। और बड़ी अचरज की बात यह है, इतना बड़ा गैंगस्टर, हथियार नहीं था उसके पास, अनंत सिंह ने आसानी से उसको काबू कर लिया। अब आते हैं हम इस विश्लेषण पे, इन अपराधियों के रिकॉर्ड के साथ साथ, कि किस तरह से बिहार की राजनीति अपराधियों के बगैर हो ही नहीं पा रही है, या ये कहें कि बिहार की राजनीति में अपराधियों को खड़ा करना पार्टियों को सबसे आसान सौदा लगता है। कैसे? इसके लिए हमको कुछ आंकड़े देखने पड़ेंगे। पहले बिहार का सीन समझे कि किस तरह से वहां पर अपराधियों को उतारा गया है। कुल 1303 उम्मीदवारों में से 423 आपराधिक हैं, यानी 32% लोग लगभग आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 27% के खिलाफ गंभीर अपराध हैं, यानी 354 के ऊपर। यानी आप समझें कि 32% अपराधी हैं, इसमें 300 और इसमें 28-27% पे अपराध के गंभीर मामले हैं। यानी इस पूरे चुनाव में अपराधियों के बगैर किसी पार्टी की नैया पार नहीं हो सकती। इसलिए पार्टियों ने, जो नैतिकतावादी पार्टी हैं, बड़े ज्ञान पार्टी हैं, अभी बताऊंगा मोदी जी ने क्या क्या कहा था इसके ऊपर, उन पार्टियों के उम्मीदवारों का हाल देखें। ओवरऑल तो 32% उम्मीदवार अपराधी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 48 उम्मीदवार में से 31 आपराधिक मामले वाले हैं, यानी क्रिमिनल हैं। ये आंकड़ा खुद उन्होंने जो अपना भरा है ना, उसमें 65% उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के, 100 में से 65 उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। 48 उम्मीदवार, यानी जो कि उसमें से 31 यानी 65% आपराधिक बैकग्राउंड के हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, और जेडीयू के 57 में से 22 यानी 39%। यानी जो एनडीए गठबंधन है, जिसके लिए मोदी जी जाके बड़ी बड़ी बातें करके वोट मांग रहे हैं, उसके जो अपराधी हैं, उसके अपने उम्मीदवार जो हैं, वो या तो 65% अपराधी हैं बीजेपी के, या 39% जेडीयू के हैं। यानी गुंडे ही हैं, 2-4 और बाकी समझिए, वो 65 हो गए तो 35% में बाकी सब कुछ आ गए, महिलाएं वहिलाएं जो डॉन नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के कोटे सोटे वाले। लेकिन मेनली भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, पूरी तरह से इन अपराधियों के भरोसे ही चुनाव लड़ रही है। बिहार का चुनाव, अभी हम आएंगे कि अपराधियों की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों पड़ती है। आप अगर ये सोचें तो एडीआर के आंकड़े कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 2025 के 1303 उम्मीदवार, खैर ये आंकड़ा मैं आपको बता चुका हूं। बहरहाल मैं आपको मोदी जी के बयान देता हूं, किस तरह से वाराणसी में 2014 के चुनाव में राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, सत्ता का नहीं। जो राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार लेकर आते हैं, वे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, ये मोदी जी वहां कह रहे हैं। और अब बिहार की हालत देख के लगता है कि वो अपने बारे में कह रहे हैं। मन की बात जुलाई 2018, जब राजनीति में अपराधी घुस जाते हैं तो देश की आत्मा पर आघात होता है। ऐसे लोगों को जनमानस को नकार देना चाहिए। 65% अपराधियों को टिकट देने वाला आदमी ये कह रहा था, तो इनकी बात अगर मानी जाए तो इस बार बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। जब
अब इसी तरह से पटना की रैली में 2019 में राजनीति में अपराधियों की एंट्री रोकनी होगी। अगर जनता ठान ले तो अपराधी राजनीति में कदम नहीं रख पाएंगे। तो मोदी जी के कहने पर जनता को ठान लेना चाहिए। लोकसभा में भाषण 2020 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपराधीकरण राजनीति का कैंसर है, इसे खत्म करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, मोदी जी ने कहा। इसके अलावा 2023 में जनवरी में मन की बात में उन्होंने फिर कहा, अब राजनीति से अपराधी बाद होंगे, तभी जन सेवा का असली अर्थ साकार होगा। सारी बातें मोदी जी जो कह रहे हैं, आचरण उसके विपरीत है। और ये अब पहचान बन गई है कि करना कुछ, कहना कुछ। अभी कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि भाई ये तो उसके भी तो आंकड़े बताओ, उसके भी तो आंकड़े बताओ। भैया वो तो जंगल राज आपने घोषित कर रखा है। एक आदमी है, वो तो घोषित है। तुम लोग क्या, तुम तो बड़े सुधारवादी बनने आए थे ना, तुम तो बड़े महान अपनी छवि लेकर आए थे ना। अनंत सिंह जमानत पे बाहर घूमता है और सरेआम सड़क पे मर्डर करता है, कुचल से के एसयूवी से लोगों को मारता है, और लालू यादव कुछ करोड़ों रुपए के चारा घोटाले में जेल में सड़ जाता है। उसकी सेहत का क्या सत्यानाश हुआ है, जेल में क्या हुआ, क्या खाया क्या पिया, भगवान जाने, वो हम सब देख रहे हैं। एक डायनामिक नेता जिसने भारत की रेलवे को पूरी दुनिया में एक केस स्टडी बना दिया, जिसकी दुनिया स्टडी करती थी। खैर, और बिहार में राजनीति कैसे आई, कब आई, इसको हम समझते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण जो है अपराध की पृष्ठभूमि का, वो है बिहार में सामाजिक सुधार। जी हाँ, सामाजिक सुधार से बिहार में राजनीति में ये दबंगों की एंट्री हुई। उत्तर प्रदेश से जब तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे सामाजिक सुधार अभी नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिए, बहुजन समाज पार्टी ने दलितों और अल्पसंख्यकों को संगठित तो किया, लेकिन इतना संगठित नहीं कर पाई कि वो वहां के अगड़ों को चुनौती दे सकें। इसीलिए आप देखिए कि जो थोड़े थोड़े चुनौती देने वाले थे, योगी जी के नेतृत्व में एक एक करके वो सारे लोग निपट गए हैं, और सरकार ने, खुद पुलिस ने उन लोगों को निपटा दिया है। जो जाति के, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों की तरफ से लड़ते थे वो निपटा दिए गए, जातियों की तरफ से लड़ते थे वो निपटा दिए गए। यहाँ तक कि ब्राह्मण बहुत सारे भी डॉन के तौर पे, कई किसी के बुलडोजर चला, कहीं चला, ये चला। तो अभी वहां पर बुलंदी है। राजा भैया के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, अजय सिंह के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। एक जलवा हो गया है, अब सफाई हो गई है विरोधियों की। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में 70 के दशक से जब जागरूकता आई तो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों ने कहा कि ये दादागिरी नहीं चलेगी। बिहार में सामंतवाद था, जमींदार थे और उनकी सेनाएं भी होती थी, आपको पता है, बहुत सारी। उनके साथ में जो आम जनता थी, सरवारा था, उसने संघर्ष किया और संविधान में प्रदत्त अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया। अब आप कहेंगे इसका अपराधीकरण कैसे हुआ, इसको हम अगले फेज में समझते हैं। तो यह हुआ कि धीरे धीरे करके जब जमींदारी उन्मूलन हुआ और जाति के स्वाभिमान की राजनीति शुरू हुई, तो जो लोकल वर्चस्व की लड़ाई अलग अलग जगह पर शुरू हो गई। इस इलाके का जमींदार मैं हूं, अगर कुछ उतर के आता है दूसरा सामने, कोयरी है, कुर्मी है, यादव है, जो भी है, जो भी जाति की संरचना होती है, तो मैं उसको कुचल दूंगा, और वो कह रहा है कि मैं तुमको चुनौती दूंगा। ऐसी पूरी व्यवस्था में धीरे धीरे सबको ये समझ में आया, मान लीजिए जो भूमिहार थे वहां के, या जो वहां के ठाकुर थे, उनको ये समझ में आया कि हमारे को अगर कोई बचा सकता है तो यही आदमी बचा सकता है जिसके पास में AK-47 है, जो गुंडा है जिसके पास 1000-2000 लठैत हैं। और उधर जो दूसरी जाति के लोग थे, यादव थे, बाकी लोग थे, अल्पसंख्यक थे, उन्होंने कहा कि ना, शहाबुद्दीन जैसे लोग ये हमारी रक्षा कर सकते हैं, वरना कोई नहीं कर सकता। तो सारी जातियों ने, और जातिवाद की राजनीति का कारण भी यही है, सारी जातियों ने अपने अपने अधिनायक चुन लिए, और ये अधिनायक अपनी अपनी जातियों को संरक्षण देने लगे। और इस बीच में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई खराब। अब पुलिस में सुनवाई करने जाओगे तो तुमको थाने में आके कोई चमाट मार देगा। यानी अगर दूसरी जाति के किसी गुंडे और दबंग से बचाना है तो आपका दबंगी बचा सकता है। तो कानून व्यवस्था देश की सारी स्थिति से ऊपर कौन हो गया? हमारा दबंग हो गया। अब हमारी जाति का दबंग होने के बाद एक नई चीज शुरू हो गई। अभी जैसे हमारे घर में जो हमारी सहयोगी काम करने आती हैं, वो गई हैं,
बिहार, पहले अब छठ मनाएंगे, उसके बाद वोट डाल के आएंगे। बोले साहब वहां पर 3,000 रुपये मिलेंगे वोट डालने के। तो हमने कहा कि भाई एक बार बताइए, तो आप ये भी तो कर सकते हो कि सारी पार्टी से 3-3 हज़ार ले लो, जिसको वोट डालना डाल दो। बोले नहीं भैया, वहां अंदर कैमरा लगा होता है। और परसों नरसों भी किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि यहां पर लोगों को, गरीबों के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि यहां कैमरा लगा हुआ है, तूने अगर किसी और को वोट दिया तो गया। तो इस तरह से ये जो बाहुबली हैं, ये वहां की राजनीति को धीरे धीरे कंट्रोल करने लग गए। लालू यादव के इमरजेंस के साथ, लालू यादव के मजबूत होने के साथ दलित, पिछड़े और बाकी लोगों का हौसला काफी हद तक बढ़ा और वो बराबरी पर आने लगे। जब वो बराबरी पर आने लगे और उन्होंने ये सामंती व्यवस्था को चुनौती दी, तो बिहार के अंदर संघर्ष और तेज हो गया, क्योंकि मामला बराबरी का आ गया था। इस बीच में यहीं पर आइडियोलॉजी की बात आती है, यहां पर ही दक्षिणपंथ, वामपंथ की बात आती है, यहां पर ही प्रगतिशील विचारधारा और प्रतिक्रिया विचारधारा की बात आती है। एक तरफ सामंती विचार है जो उस दक्षिणपंथी विचार से आता है, जिसका काम मैं आपको बता चुका हूं। दक्षिणपंथ क्या होता है? यथास्थितिवादी, परंपरा को मानने वाला, 1000 साल से होता रहा यही होगा। दूसरी तरफ एक प्रगतिशील समाज है जो कहता नहीं, बदलाव करने की जरूरत है, अब विषमता खत्म करनी पड़ेगी, सामंतवाद खत्म करना पड़ेगा, हमारा भी जीने का हक है, हम छोटी जाति हैं तो क्या है, जैसे तुम इंसान हो वैसे हम इंसान हो, तुम्हारा खून भी लाले हमारा खून भी लाले। तो ये दोनों विचारधाराओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है परंपरागत। तो वो फ्यूडल हैं, तो वो सामंतवाद को मानते हैं, और इसीलिए इस चुनाव में आप देखेंगे तो अभी भी अगली जाति के बाहुबलियों को दबाकर वोट दिया गया है। इसके पीछे एक माइंडसेट है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जो बड़े वाले बाहुबली हैं, भले ही संख्या में दलित ज्यादा हों, लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा करते हैं, प्रभाव ज्यादा रखते हैं ऊंची जाति के लोग। इसलिए नीची जाति की पॉलिटिक्स भले ही कर लो, पर वो महिला जो वोट डालने जा रही है, जिसको समझा दिया गया कैमरा लगा हुआ है, वो महिला किसी भी तरीके से इन बड़ी जाति वालों से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगी। तो जहां पर दलित, पिछड़े संगठित हैं, उनके अंदर कुछ बाहुबली दुलारचंद पैदा हो गए हैं और वो मुकाबला कर रहे हैं, वहां पर तो कुछ पॉलिटिकली मुकाबला हो पा रहा है। दूसरा यह है कि जो परंपरागत रूप से प्रधानता रखने वाला क्लास है, यानी तथाकथित ऊंची जातियां हैं, ये लोग वैचारिक रूप से कन्विंस करने में भी कामयाब होते हैं। तेरा बाप तो ऐसा ध्यान रखता था, तू तो बिल्कुल नहीं रखता, अब ये हो गया, बेटा देख तेरे को, अगर वो आदमी बिठा के, ठाकुर साहब, पंडित जी अगर एक गिलास पानी अपने हाथ से दे देंगे तो आदमी फ्लैट हो जाएगा, अपनी जाति वाला देगा तो नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, इसने एक बड़ी व्यवस्था बना दी, और उसके साथ जाति पैदान की जो 80 से 90 में एक राजनीति शुरू हुई, इससे हर वर्ग के रक्षक अलग अलग बाहुबली बनने लग गए। इसमें अपराधियों को सिस्टम के भीतर सुरक्षित बना दिया गया, क्योंकि लोग उनके साथ होने लग गए। लोग कानून व्यवस्था, थाने पुलिस से ज्यादा इन पे भरोसा कर रहे हैं। थाने पुलिस का इस्तेमाल भी अगर कर रहे हैं तो ये लोग कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और इसके कारण ठेके, खनन, जमीनों पे कब्जे और पंचायत चुनाव में बाहुबलियों की ज्यादा चलने लग गई। उनकी ताकत थी तो उनको मिलने लग गए, तो सिस्टम पे कब्जा उनका हो गया। और करप्शन, और किसी भी आदमी को अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा कि स्टाइल में, सारे के सारे अधिकारी कहते थे भैया 6 महीने की पोस्टिंग है, साल वर्ष की पोस्टिंग है, 2 साल की पोस्टिंग है, चुपचाप निकाल लो, यहां किसी से भिड़ना क्या, हम नौकरी करने आए हैं। कोई हिंदुस्तान में कर्मचारी क्रांति करने की सोचता ही नहीं है। आज किसी ने एक चुटकुला शेयर किया था व्हाट्सएप पे, इजाजत नहीं लिया इसलिए उनका, नहीं तो उनका नाम बता देता। कहा था कि गुलाम जी हुजूरी छपाई के अंदर उसका यूपीएससी का नाम बदल दो, समझे। तो उसमें ये था, कुछ था, मतलब कुल मिला के उसका मतलब ये था कि ये अधिकारी जो हैं, ये सेवक और चमचों के सिलेक्शन का काम है। कुल मिला के इस तरह से सरकार और पुलिस जब न्याय नहीं देगी, और अदालतों में फैसले कैसे होंगे आपने देख लिया। तो ऐसी हालत में एक स्थिति ऐसी बनती है कि लोगों को लगता है यही न्याय दिलवा सकता है। ठाकुरों ने अगर मुझे मारा, अगर मुझे भूमिहारों ने मारा, तो मेरी रक्षा ये कर पाएगा।
तो मैं इसकी बात मानूंगा और ये आदमी मुझसे अच्छे से बात करता है और मुझे आधी रात को जरूरत है मैं इसके पास खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई सता रहा है तो इसके पास चला जाऊंगा, ये मेरी पंचायतें कराएगा, मेरे फैसले कराएगा। तो इस तरह से एक बड़ा लोकतांत्रिक गुंडा सिस्टम बन गया। और इस लोकतांत्रिक गुंडा सिस्टम में ये जो लोग थे ये नए खड़े हो गए हैं और अब चाहे मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी हो, भाई साहब सरकार बनानी है तो यही गुंडे बनवा के देंगे। और यहीं पर बात आती है कि आपके अंदर नैतिकता कितनी है। अगर पार्टियां विनेबिलिटी देख रही हैं तो फिर ये जो नाटकबाजी की बातें करते हैं, करप्शन खत्म कर दो, ये कर दो, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये सरकार खुद, आप सोचिए दिल्ली की सरकार, देश का प्रधानमंत्री, अगर ऐसे लोग उस प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि वो कितना बदलाव करने की स्थिति में है। इसीलिए समस्या है और समस्या इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि किसी एक पार्टी का बहुमत आता नहीं है। यानी सरकार बनाने के लिए संघर्ष बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रगल है। उस स्ट्रगल के बीच में इन लोगों के पास अपने पॉकेट हैं, अपने वोट हैं, ये आदमी चुनाव जिता सकता है तो अमित शाह तुरंत उसी को संपर्क करते हैं, वरना इतनी सीटें भी नहीं आएंगी। तो लोकतंत्र आपका एक तरफ पूंजीपतियों, धन्ना सेठों की जेब में पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ बिहार जैसे राज्यों में वो गुंडों की जेब में पड़ा हुआ है, अपराधियों की जेब में पड़ा हुआ है। जबकि इस देश के लोकतंत्र को मेधा, बुद्धि, टैलेंट और सच्चे जनता के कल्याण की भावना रखने वाले लोगों के पास होना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन अब वो सब भी नष्ट हो चुके हैं। उनमें से भी ज़्यादातर लोग इधर उधर एडजस्ट हो गए हैं। कोई किसी पूंजीपति के खाते में चला गया, कोई किसी गुंडे के खाते में। तो ये लोकतंत्र की बड़ी चिंता वाली स्थिति है। कोई कितना भी कहे, बहादुर दिखाए, हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया, ये कर दिया, किसी का कोई मकसद नहीं है। कल के दिन अगर लगेगा कि 18 सीटें नक्सलवादियों के कारण जीत सकते हैं, सबसे पहले यही अमित शाह नक्सलवादियों को वोट दे देंगे। जो भी है, एक बड़ा पूरा का पूरा मामला बना हुआ है, चाहे आनंद सिंह हो या कोई भी हो, मुन्ना शुक्ला, सूरज भान, राजू सिंह, विजय यादव, रीमा देवी, एक लंबी लिस्ट है। और ये लिस्ट इस देश के लोकतंत्र की हकीकत है। और जब तक इस देश का निचला तबका निर्भय होकर मेरिट पे वोट नहीं दे पाएगा, सारी राजनीतियां बाहुबलियों के लिए बनेंगी, सारी नीतियां, सारी पॉलिसीज अडानी अंबानियों के लिए बनेंगी। तो देश का 90% तबका पहले भी गुलाम था अंग्रेजों के ज़माने में और आज भी गुलाम की तरह ही जीने को मजबूर है। नमस्कार, जय हिंद।